हेलो नमस्कार। आज अपना टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से राजा थे, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी थी जो रह गई, और यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। अब आज जो है वो बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो चंद्रगुप्त थे इनके बारे में भी थोड़ा बहुत रहता है, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था अशोक। यानी मौर्य साम्राज्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के ये तीन ही राजा थे। मैन ये तीन ही थे, तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराने के लिए या उसके वंश का नाश करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतना सशक्त बना दिया था कि घनानंद के वंश का ही नाश हो गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो 322 से 297 ईसा पूर्व तक का था, और जो बिंदुसार है इनका 297 ईसा से 273 ईसा पूर्व तक ये राज करेगा। तो आज हम इस वीडियो में बिंदुसार तक ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि अशोक का मैटर जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मैंने पहले की वीडियो में एक बात बताई थी कि जो चंद्रगुप्त है इनका बेटा बिंदुसार किस प्रकार से बिंदुसार पैदा हुआ, किस प्रकार से चाणक्य ने जहर वाला दूध चंद्रगुप्त के लिए रखा था और वो दुर्धरा ने पी लिया। दुर्धरा जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो दुर्धरा ने वो जहर वाला दूध पी लिया। तो जो है बिंदुसार उसके यानी दुर्धरा के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके फेस पे बिंदु ही बिंदु हो गई, इसकी वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा था। लेकिन इधर एक हेलेना नाम की एक और राजकुमारी थी, उसका दिल भी चंद्रगुप्त पे आया था। तो वो बात मैंने कल के वीडियो में नहीं बताई, तो इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ थोड़ी सी। तो वो कहानी क्या थी, मैंने बोला था कि मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगी, तो आज मैं बताती हूँ कि जो हेलेना थी, हेलेना ये इधर भारत से बाहर सीरिया साइड से, तो जो चंद्रगुप्त चाणक्य है ना, चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब वीर योद्धा बनाने के लिए ये प्रशिक्षण दे रहा था, यानी ये इसको ट्रेनिंग दे रहा था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर के इधर सीरिया गया हुआ था, वहां ये युद्ध अभ्यास करवा रहा था। तो वहीं पे देखा जो हेलेना थी वो वहां थी, मौके पे मौजूद थी, और इसने क्या देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो 7-8 योद्धाओं के साथ लड़ रहा था, युद्ध अभ्यास कर रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य तो ऐसे ही हंसी मजाक में जैसे लग रहा था, यानी इसने कुछ ज्यादा वो हंसी मजाक के तरीके से लग रहा था। और जो सामने वाले योद्धा थे वो 7-8 वो पूरा पसीने में पसीन और पूरी बुरी तरह से लड़ रहे थे, और ये बिल्कुल ही मतलब हंसी मजाक के साथ। तो हेलेना जो है वो इस पे फिदा हो गई कि वाह देखो कैसा राजा है, यानी 7-8 जो है ये तो इतने बुरी तरह से लड़ रहे हैं और इस पे कोई असर ही नहीं है। अगर ये अपनी जोश के साथ अगर लड़ेगा तो पता नहीं क्या कर देगा। तो हेलेना का दिल जो है वो चंद्रगुप्त पे आ गया। अब हेलेना चंद्रगुप्त को चाहने लगी, लेकिन इस बात का पता चंद्रगुप्त को और चाणक्य को नहीं था। क्यों? क्योंकि ये मिले तो थे ही नहीं आपस में, इसने तो सिर्फ देखा था, और देखने से क्या होता है। अब जो ये चंद्रगुप्त और चाणक्य है, ये चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर के वापस तक्षशिला आ गया, और इधर ये जो हेलेना थी ये बेबीलोन चली गई, बेबीलोन चली गई। तो कुछ समय बाद एक बार फिर से चंद्रगुप्त जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त को लेकर के फिर से कोई और अभ्यास करवाने के लिए या फिर कोई राजनीति के माध्यम से राजनीति सिखाने के लिए ये वापस से एक बार फिर गया, और फिर गया तो वहां पर यानी वापस गया तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना को देख लिया। पहले तो इससे उल्टा था, हेलेना ने इसको देखा था, अब चंद्रगुप्त ने हेलेना को देख लिया। अब हुआ ये कि जो चंद्रगुप्त है,
चंद्रगुप्त ने हेलेना को देख लिया। अब चंद्रगुप्त यानी हेलेना जो है वो अपनी 4-5 सहेलियों के साथ है ना कई पार्क में फूल तोड़ रही होगी। तो चंद्रगुप्त ने देखा कि वाह ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन अब इसको पता नहीं था कि हेलेना जो है वो इसको देखेगी या इसको पसंद करेगी या नहीं। लेकिन ये बात चंद्रगुप्त ने चाणक्य को बता दी थी। चाणक्य को इसने बता दिया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, मुझे तो ये लड़की पसंद है। तो चाणक्य ने कहा कि चल भाई करते हैं कोई ना कोई व्यवस्था, अगर तुझे लड़की पसंद है तो ये तो क्योंकि तू मेरा इतना बड़ा काम कर रहा है, तूने धनानंद को हराया है, उसका वंश नष्ट किया है, तो मैं तेरी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। तो जो चाणक्य है इसने मैसेज भेजा हेलेना के पास कि हेलेना ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त तुझे चाहता है, क्या तू इससे शादी करेगी। तो हेलेना चाहती ही थी कि हाँ, इसने तुरंत यस बोल दिया कि हाँ मैं करना चाहूंगी। तो अब चाणक्य यानी दोनों तरफ से हाँ थी, लेकिन चाणक्य दुविधा में थे क्योंकि चाणक्य ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। मतलब चाणक्य जो थे वो तेज बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि। तो इसको पता था कि ये विदेशी है और विदेशी औरत या विदेशी महिला जो है वो अपने देश का भला बहुत कम कर पाएगी, क्योंकि वो कर सोच ही नहीं पाएगी, वो तो अपने मायके की सोचेगी, अपने अपने देश के बारे में सोचेगी। तो चाणक्य ने एक शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि चंद्रगुप्त को बुलाकर और हेलेना को दोनों को इकट्ठा बिठा के बोला कि देख, अगर हेलेना जो है वो चंद्रगुप्त से शादी तभी कर सकेगी जब हेलेना जो है ये स्वीकार कर ले कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज कार्य में दखल ना दे। राज कार्य वे एक तो ये राज कार्य में दखल ना नहीं देगी, और एक इसका जो पुत्र होगा वो इसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इन दोनों का बेटा होगा तो ये विदेशी है, तो अगर इसका बेटा उत्तराधिकारी बन जाएगा तो वो ही कहानी बन जाएगी जो वर्तमान में भारत में बन रही है। तो इसने कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझाने की मतलब बताने पूरा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कौन था ये। तो अब है ना हुआ ये, हेलेना ने इसके लिए यस कर दिया, भाई हाँ डन, ठीक है, मुझे स्वीकार है। यानी चाणक्य ने कहा कि तू घर के कार्य में तो इसके दखल अंदाजी कर सकती है कि आज नमक को नहीं, आज मिर्च को नहीं, तेल तंबाकू हल्दी धनिया कुछ भी मंगवा सकती है, लेकिन राज कार्य में दखल नहीं देगी। तो इसने यस कर दिया, तो इन दोनों की शादी हो गई। यानी हेलेना जो है वो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में आई थी। अब हमने वो पढ़ लिया था कि बिंदुसार जो थे वो कैसे पैदा हुए थे। अब बिंदुसार का जो हमें मौर्य साम्राज्य आगे जो बढ़ा है वो बिंदुसार का पढ़ना है। बिंदुसार हमने पढ़ लिया था कि बिंदुसार कैसे हुआ, कैसे उसका नाम पड़ा। अब देखते हैं कि जो इधर सीरिया यानी इधर हेलेना थी, तो सीरिया से हमारे संबंध वैसे ही अच्छे थे, क्योंकि इधर जो चंद्रगुप्त का ससुराल जो था, तो ससुराल से तो संबंध अच्छे होने ही थे। तो जो बिंदुसार है ये मगध का राजा था उस समय, तो यहाँ सीरिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। तो यहाँ का एक शासक था एंटियोकस, और एंटियोकस ने एक राजदूत भेजा था डायमेस, और ये डायमेस बिंदुसार के समय अपने भारत में आया था। यानी ये यूनानी था, और पहला जो मेगास्थनीज, सबसे पहले तो चंद्रगुप्त के टाइम में एक यूनानी भारत आया था, वो था मेगास्थनीज, विदेशी जो राजदूत थे। और दूसरा जो आया था वो डायमेस आया था, वो बिंदुसार के समय आया था। अब ना इधर हमारे जो संबंध है वो अच्छे थे। अब बिंदुसार ने अच्छे संबंध का फायदा ऐसे उठाया कि बिंदुसार ने इनको एक लेटर लिखा, पत्र लिखा या मैसेज किया, व्हाट्सएप चैट किया, व्हाट्सएप तो कहाँ थे उस टाइम, यानी मैसेज किया या राजदूत भेजा, और इन्होंने 3 चीजों की मांग की थी। यानी बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की थी। एक तो कहा था, मंगवाई थी इसने शराब, अंगूरी शराब। दूसरी मंगवाई थी इसने सूखा अंजीर, और तीसरी चीज मंगवाई थी इसने दार्शनिक। ये 3
चीजें मंगवाई थी। यानी बिंदुसार को शराब की जरूरत थी, सूखे अंजीर की जरूरत थी और एक दार्शनिक की जरूरत थी। दार्शनिक समझते हो, जो जैसे चाणक्य जो थे वो एक कुटिल बुद्धि थे, तेज बुद्धि के थे, वैसे ही एक दार्शनिक की जरूरत थी। जैसे प्लेटो थे, डेकार्टे थे, अरस्तु थे, ये सभी दार्शनिक थे, तो ऐसे एक दार्शनिक की जरूरत थी। अब जो एंटियोकस थे, इन्होंने कहा कि ये दो चीजों का आदान प्रदान तो हम करते हैं, लेकिन दार्शनिक हमारे पास नहीं है। दार्शनिक देने से इन्होंने मना कर दिया था। शराब और अंजीर जो है वो इन्होंने मगध में भेज दिया था। और जो बिंदुसार थे वो इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने जो है वो दक्षिणी भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। यानी दक्षिणी भारत तक इन्होंने अपना, इधर तक्षशिला, दक्षिणी भारत, इधर मतलब ये एरिया, सीरिया वाला एरिया, ये बहुत कुछ, बहुत बड़े साम्राज्य में इन्होंने अपनी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब जो है वो बिंदुसार के 101 बेटे थे, 101 पुत्र थे इसके। और इसके रानियां कितनी थी? 16 रानियां थी। अब देखो 16 रानियां थी इनके और 101 बेटे थे। अब 101 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा इनका बेटा था सुसीम। सुसीम। हमें सिर्फ 3 ही बेटों के नाम पढ़ने, एक सुसीम, एक था अशोक और एक था सबसे छोटा तिष्य। ये 3 ही हमें पढ़ना है, क्योंकि देखो बिंदुसार है, बिंदुसार जो है वो सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहेगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही उत्तराधिकारी होता है। लेकिन अशोक जो है वो अपनी चतुराई से अशोक वहां का राजा बन जाता है। अब अशोक जो है वो अपने अन्य सभी भाइयों को, सबसे पहले तो सुसीम को ही मारेगा, क्योंकि यही इसके रास्ते का कांटा था। जो जो इसके रास्ते में आएगा, 101 का 101 तो सभी को तो नहीं मारता, लेकिन जो जो इसके रास्ते में आएंगे सभी को ये मार देगा। और तिष्य जो है वो कुछ न कुछ इसके फेवर में था। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि थोड़ा बहुत कि कैसे क्या था। और जो बिंदुसार है, इनके अनेक नाम भी मिलते हैं। इनके सिंहसेन है, अमित्रघात है, और अमित्रघात है, सिंहसेन है, एक दो नाम और भी मिलते हैं इनके। तो एक दो नाम भी, जैसे चंद्रगुप्त का कोई दूसरा नाम नहीं मिलता। और जो बिंदुसार नाम है, ये एक ही सांची का जो स्तूप है उसमें बिंदुसार नाम मिलता है, बाकी सभी कहीं भी इनका नाम बिंदुसार नहीं मिलता। और अशोक के भी ज्यादा नाम नहीं मिलते। तो सबसे ज्यादा जैसे नाम पूछ लिया जाता है तो बिंदुसार का ही नाम उसमें हमें देना है। अब हुआ यूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चाणक्य थे, और ये चाणक्य जो है वो बिंदुसार के टाइम में भी थे। चाणक्य जो है वो बिंदुसार के टाइम भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे। अब जो एक बार है ना, इधर तक्षशिला में, तक्षशिला जो गांधार की राजधानी थी, क्योंकि पहले मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि पहले महाजनपद थे, और जो तक्षशिला है वहां पर विद्रोह हुए थे। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जो है वो 2 बार विद्रोह हुए थे। तो पहली बार तो जो तक्षशिला है यहाँ के तो राजा, जो ये राजकार्य जो है वो तो सुसीम को सौंप रखा था, और जो अशोक है उनको उज्जैन का कार्यभार सौंप रखा था। अब तक्षशिला में विद्रोह हो गया, तो बिंदुसार ने, ये खुद मगध में थे, तो बिंदुसार ने अशोक को कहा, अशोक यहाँ पे तक्षशिला में विद्रोह हो गया, तो सुसीम से तो ये दबा नहीं, तो अशोक को भेजा गया, अशोक को तक्षशिला भेजा गया, और इस विद्रोह को अशोक ने दबा दिया। अब दबा दिया तो हमें पता चल गया कि ये विद्रोह दबा दिया, तो ये शक्तिशाली नहीं था, ये शक्तिशाली था, ये शक्तिशाली था, ये विद्रोह दबा दिया। दोबारा जब हुआ तब, यानी जो बिंदुसार है इसके कुछ समय चाणक्य रहेंगे, और कुछ समय जो है वो राधा गुप्त जो है वो इनके, राधा गुप्त जो है वो भी इनके क्या रहेंगे, जो राधा गुप्त है वो इनके शुभ चिंतक रहेंगे, या फिर प्रधानमंत्री पद पे राधा गुप्त भी रहेंगे। अब बिंदुसार ने है ना
इसको भेजा। अब यहाँ बिंदुसार दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार बीमार थे, बिल्कुल बीमार थे, और यहाँ फिर से विद्रोह हो गया। अब फिर जो बिंदुसार थे बीमार थे, इन्होंने सुसीम को बुलाना चाहा। भाई सुसीम को बोला, मैसेज भेजना चाहा कि सुसीम आ जाए, ये मरने वाला है तो इसको उत्तराधिकारी बने। यानी बिंदुसार जो है वो सुसीम को ही बनाना चाहते थे, लेकिन राधा गुप्त को पता था कि जो सुसीम है वो योग्य नहीं है। तो इसने तुरंत, राधा गुप्त ने अशोक के छोटे भाई तिष्य को कहा कि भाग के जा, अशोक को लेके आ। तो तिष्य जो है वो, ये सुसीम है ये तो यहाँ विद्रोह में ही बिजी हो गया, और तिष्य जो है वो अशोक को लेकर के मगध पहुंच गए। और यहाँ मगध पहुंचे तो बिंदुसार तो इसको बनाना चाहते थे, सुसीम को, लेकिन एन मौके पे अशोक वहां पहुंच गए और अशोक को वहां का जो राज्यभार है वो संभाल दिया, या इसको उत्तराधिकारी बना दिया। अब बिंदुसार ने राजकार्य कब तक किया था? 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक ये राजकार्य करेगा। अब 273 में जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो राजा कौन बन गया? अशोक। अब अशोक राजा बन गया, और अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व राजा बनेगा, और 261 यानी 69 में इसको, यानी 273 में ये तो राजा तो बन गया, लेकिन जो शपथ है या राजगृह कार्य जो है वो ये 269 में शुरू करेगा। ये जो 4 साल है, इन 4 सालों में ये वही काम करेगा, क्योंकि जो जो अशोक के रास्ते में आएगा, क्योंकि देखो सुसीम है, सुसीम लड़ेगा, अब सबसे पहले इस पे अटैक करेगा कि राजा तो मुझे बनना था लेकिन तू बन गया। तो सबसे पहले इसने सुसीम को उड़ा दिया, मार दिया। यानी 101 भाई थे, तो इन 101 का काम भी एक तो ये था, लेकिन बाकियों का काम तमाम करना था। तो कहा जाता है कि अशोक ने अपने बहुत सारे भाइयों को तो मार दिया था, क्योंकि लेकिन सभी भाइयों को नहीं मारा था, क्योंकि जो इसके रास्ते में आएगा उन सभी को मार देगा। और इसके बाद यानी 4 साल ये यही कार्य करेगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। इसके बाद 269 से इसका जो कार्य है वो फिर से शुरू हो जाएगा, और 269 से अशोक का कार्य जो है वो शुरू होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज तक इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।